हेलो दोस्तों, साइंस करियर लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि जेनेटिक्स क्या है और जेनेटिक मतलब कहने का मतलब ये है कि आईसीआर और नीट की जो क्लासेस शुरू की थी उसमें बेसिक में हमने थोड़ा आनुवांशिकी के बारे में पढ़ा है। तो आज हम पूरा फ्रेश वापस स्टार्ट कर रहे हैं और जेनेटिक की लगभग 15 से 20 क्लास में, जेनेटिक 20 क्लास आप मान के चलो, 20 क्लास में पूरा जेनेटिक होगा। और जेनेटिक चाहे आप नीट का एग्जाम दो, चाहे आप आईसीआर का एग्जाम दो, चाहे आप जेईटी का एग्जाम दो, चाहे आप बीएचयू का एग्जाम दो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जेनेटिक से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम रेगुलर क्लासें ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने आपके फ्रेंड हैं उन सबके पास वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं जेनेटिक्स का वेटेज क्या रहता है। नीट में भी बहुत अच्छा वेटेज है। आईसीआर में इसका वेटेज रहता है लगभग, बायोलॉजी के पार्ट की बात कर रहा हूं, बायोलॉजी में कम से कम जेनेटिक में 7 से 8 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, क्योंकि जेनेटिक में हम 3 टॉपिक या 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि वंशागत लक्षण, ये मेंडल के बारे में लक्षण कैसे होते हैं, जेनेटिक्स के कौन कौन से रोग होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डीएनए आरएनए क्या है, कौन से जीनोम मतलब कोड क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे जैव विकास। इन तीनों चैप्टरों से मिलाकर लगभग 6 से 7 क्वेश्चन तो आपको आईसीआर के एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, जेनेटिक का रोल एक आईसीआर के एग्जाम में जब एग्रीकल्चर का पेपर आता है, मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, उस टाइम भी बताया था कि जेनेटिक्स से क्वेश्चन इसी में मतलब पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर के पोर्शन में भी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की जो हमारी क्लास है, वो क्लास जेनेटिक। ठीक है, जेनेटिक। अब जेनेटिक का मतलब क्या होता है, हम एकदम सिरे से एकदम प्रेस पढ़ते जाएंगे और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जेनेटिक मतलब इनको अलग करें तो ये होता है जीन। इसका मतलब ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द, क्लियर बात है। अब देखना मेरी बात। अब भाई जीन पढ़ रहे हैं हम, जीन का मतलब क्या होता है कि वृद्धि करना। ये मैंने पिछली क्लास में यहां तक आपको बताया था। ठीक है, और थोड़ा बहुत परिभाषा वगैरह लिखवाई थी। तो आज फर्स्ट पार्ट है तो इसलिए हम वापस पढ़ रहे हैं। अब देखो जेनेटिक, ये एक जीन को जब अलग करके इसको तोड़ा जाए तो इसका मतलब होता है वृद्धि करना। और जेनेटिक का मतलब क्या होता है कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही वंश। अब देखेंगे हम जेनेटिक्स को परिभाषा अलग करेंगे और जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, कौन इसके जनक हैं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखना मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब चैप्टर आप नोट करते रहना, मैं थोड़ा टाइम आपको देता रहूंगा। ठीक है, देखो आनुवंशिकी। ठीक है, आनुवंशिकी मतलब आप पहला पार्ट पढ़ रहे हैं आनुवंशिकी का। जब 3 चैप्टर हैं, चैप्टर पूरा होता है तो बता देंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके बारे में भी जान लेंगे। देखो आनुवंशिकी का मतलब क्या होता है, एक तो आपको मतलब इसमें होता है वंशागति, या इसे आप आनुवंशिकता भी लिख सकते हो। आनुवंशिकता प्लस विभिन्नता। ठीक है, 12th के जरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, अब देखो आनुवंशिकी होती क्या है, परिभाषा इसकी है विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें वंशागति तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है, जेनेटिक कहलाती। ठीक है, आनुवंशिकी। अब आनुवंशिकी में सिंपल भाषा में इन वर्डों को तोड़कर बताइए तो क्या होता है, वंशागति प्लस विभिन्नता। अब वंशागति क्या होती है और विभिन्नता क्या होती है, देखना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वंशागति। अपरिभाषा के रूप में मैं सीधा लिखा हूं वंशागति, तो लिखना वंशागति में, वंशागति लिखो मतलब लक्षणों का एक पीढ़ी मत समझना, पीढ़ी है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। अब देखो
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे? भाई लक्षण है वो माता पिता के लक्षण होते हैं जो आगे बच्चों में जाना, और आगे 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 जो लक्षण कैसे चले जा रहे हैं वो लक्षण होते हैं, उसमें वंशागति का अध्ययन किया जाता है। 1 मिनट रुकना, ठीक है, ठीक है। वंशागति का अध्ययन किया जाता है। और विभिन्नता क्या होती है? एक ही जाति के सदस्यों में मिलने वाले अंतर, ठीक है, ये तो वंशागति हो गई। अब देखो विभिन्नता, विभिन्नता एक ही जाति के सदस्यों में मिलने वाले अंतर, ठीक है। इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक जाति सदस्य प्लस एक जाति के सदस्य प्लस अंतर। उसमें क्या अंतर है? एक जाति के भाई सदस्य, ऐसे मत करना कुत्ता और मानव। एक जाति का मतलब मानव एक जाति है, और मानव में क्या अंतर पाए जाते हैं वो ही क्या है, हम विभिन्नताओं में इसका अध्ययन देखेंगे। अब हम देखना, आपको नोट करना है तो आप नोट करो। मैं नोट करने का जो टाइम होता है वो आप वीडियो पॉज करके कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर रूप से इस चैनल के माध्यम से जितनी भी क्लासें लगवाऊंगा, ICR की लगाऊंगा ना, उसमें पूरे के पूरे आपको प्रॉपर नोट्स साथ में लिखवाता जाऊंगा। और अगर हकीकत में किसी को नोट्स की जरूरत हो तो जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। और किसी को जरूरत हो नोट्सों की तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा समझते हुए नोट्स आप खुद हाथ से बनाओगे ना, वो नोट्स बेटर रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यूट्यूब पर पूरे नोट्स मतलब कोशिश करूंगा कि एक भी पॉइंट ना छूटे, और फिर भी छूट जाए तो मैं PDF चैप्टर पूरे होते ही टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। आप टेलीग्राम पर अभी आपने साइंस करियर लाइन यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जरूर करना, ठीक है। ये नोट हो गए। तो अब हम बात करते हैं विभिन्नता कर रहे हैं, ठीक है। देखना विभिन्नता शुरू करने से पहले, विभिन्नता तो भाई पढ़ रहे हैं, विभिन्नता के भी 2 प्रकार होते हैं। उससे पहले थोड़े पॉइंट लिख लेना, वैसे तो मैंने पिछली क्लास में शायद लिखवाए होंगे, लिख लेना। आनुवंशिकी के जनक, आनुवंशिकी के जनक मेंडल का परिचय हम पढ़ेंगे, ये थोड़ी परिभाषा पढ़ लेंगे ना, उसके बाद में पूरा मेंडल का पढ़ेंगे, मेंडल ने क्या क्या कार्य किए थे, और उसके बाद में म्यूटेशन वगैरह होगा और जो रोग हो गए उससे चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखना, आनुवंशिकी के जनक मेंडल, ठीक है। और आधुनिक ये क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक। इसमें आप लिखना बैटसन, W बैटसन, ठीक है। अगला पॉइंट है कि प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के जनक। तो उसमें लिख लेना प्रयोगात्मक के आनुवंशिकी के जनक है वो है मॉर्गन। हम आगे पढ़ेंगे इस भाई मॉर्गन को प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के जनक क्या क्यों कहते हैं, इसने कौन कौन से कार्य किए थे, इसलिए इसे प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के जनक कहते हैं। बेटसन के बारे में भी पढ़ेंगे, बेटसन ने ऐसा क्या काम किया था, कब पढ़ेंगे, जब मेंडल का परिचय पढ़ेंगे ना, उसके बाद में सारा मैं आपको बता दूंगा। पहले आपको ये थोड़ा लिख लेना, बेसिक क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर में। पहले मतलब कोई चीज पढ़ते हैं ना, पहले बेसिक ले आते हैं, उसके बाद पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, एक लिख लेना आप मानव आनुवंशिकी के जनक, ये भी पूछने के चांस है, मानव आनुवंशिकी के जनक, ठीक है। तो कौन है मानव आनुवंशिकी के जनक? ए गेरार्ड, ठीक है, ए गेरार्ड। और एक आप स्टार लगा के लिख लेना। अभी मैंने वंशांगति और विभिन्नता लिखवाया था, लिख लेना वंशांगति शब्द या वंशांगत शब्द बेटसन ने दिया था, ठीक है। वंशांगत शब्द बेटसन
ने दिया। क्लियर है? अब देखो, आप ये नोट कर लो, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे विभिन्नता के प्रकार। ठीक है, विभिन्नता के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे विभिन्नता होती क्या है, विभिन्नता के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसमें ये किस कारण आता है उसके बारे में। देखो ये हो गया नोट, तो आगे हम पढ़ते हैं। आनुवांशिकी में दो चीजें पढ़ी थी पहले, एक तो वंशांगत, वंशांगत की मैंने आपको अभी परिभाषा लिखा दी, वंशांगत और प्लस विभिन्नता। अब मैं विभिन्नता की मैंने परिभाषा लिखवा दी, अब विभिन्नता के मैं प्रकार लिखवा रहा हूं। ठीक है, विभिन्नता मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। ठीक है ना, एक तो मतलब विभिन्नता के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखना। ठीक है ना, एक तो होती है कायिक विभिन्नता, कायिक विभिन्नता, और एक होती है जननिक विभिन्नता, जननिक विभिन्नता। ठीक है, अब देखो कायिक विभिन्नता होती है अवंशांगत होती है। अवंशांगत का मतलब जिस पीढ़ी में उसके लक्षण हैं उसी पीढ़ी में रहेंगे, अगली पीढ़ी में उसके लक्षण नहीं जाएंगे। ठीक है, देखो अवंशांगत मतलब अवंशांगत, अवंशांगत आप समझ गए होंगे अवंशांगत का मतलब क्या होता है। ठीक है, अवंशांगत, एक मिनट, लक्षण आगे अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं, और वंशांगत ये होती है, वो वंशांगत होती है, वंशांगत। ठीक है, अवंशांगत और वंशांगत ये किसके कारण, इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। वंशांगत होती है, इसके दो प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो होती है सतत और एक होती है असतत। ठीक है, ये तो होती है असतत विभिन्नता, बड़ी होती है, और ये होती है छोटी होती है। ये किसके कारण होती है? सतत विभिन्नता जीन विनिमय के कारण होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, जीन विनिमय के कारण, जीन विनिमय के कारण। समझ गए बात को? असतत विभिन्नता मतलब है ये उत्परिवर्तन के कारण होती है, यानी कि किसी पीढ़ी में एकदम बहुत बड़ा परिवर्तन आना। जैसे भाई मान लो किसी एक आदमी के 5 अंगुली है, ठीक है, और वंशांगत का मतलब मैंने पहले बता दिया क्या होता है, विभिन्नता उसी पीढ़ी में लक्षणों का रहना। 5 अंगुलियां हैं और किसी के अचानक 6 अंगुलियां आना, ये तो एक भाई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा ना। ठीक है ना, बहुत बड़ा। अब देखो असतत या छोटी, जैसे भाई मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ या फिर उसकी थोड़ी चोट लग गई, तो चोट लग गई या हाथ उसका टूट गया ना, तो ये आप उसमें मान सकते हो अवंशांगत, क्योंकि ये लक्षण है अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं। ठीक है, और असतत, सतत यानी छोटी विभिन्नता जीन विनिमय के कारण होती है। कोई मतलब नॉर्मल सा परिवर्तन आना या फिर काफी लंबे टाइम तक चलकर जो विभिन्नता दिखाई देती वो होती है जीन विनिमय के कारण। और असतत विभिन्नता, असतत विभिन्नता में आप लिख लेना ये उत्परिवर्तन के कारण होती है। असतत यहां बड़ी, उत्परिवर्तन के कारण। एनसीईआरटी में जितना लिखा है ना वो मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा लिखवाने की। ठीक है, आप ये डायग्राम से समझ गए होंगे, ये डायग्राम आप नोट करो। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जीन क्या है, छोटी छोटी परिभाषा है जो बीच में आएंगे ना, वो परिभाषा के बारे में हम उसके डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम भाई बात कर रहे हैं एक बहुत ही मतलब अच्छा टॉपिक है। ठीक है, ये तो हो गया आनुवंशिकी। अब आपने नोट कर लिया है तो शुरू करते हैं। जो छोटी छोटी परिभाषा है और वहां से क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है। हेडिंग में डालना आप जीन, जीन क्या होता है, जीन। पहला पॉइंट तो लिख लो, जीन शब्द जोहानसन ने दिया। यह शब्द जोहानसन ने दिया। अब जॉनसन ने भाई 4-5 वर्ड दिए थे, उसके लिए मैं स्टार लगा के आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, अब देखो जीन शब्द जॉनसन ने दिया, इसमें लिख लेना जीन डीएनए का
टुकड़ा होता है। ठीक है, जीन एक पैसेंजर यानी यात्री के रूप में, जिस प्रकार भाई एक बस में सवार यात्री होता है, ठीक है, और वो यात्री बस में कैसे सवारी करता है, उसी प्रकार जीन क्या करता है, लक्षणों को आगे से आगे कैसे पहुंचाना, लक्षणों को आगे से आगे पहुंचाने का कार्य करता है जीन। ठीक है, जीन एक यात्री के रूप में कार्य करता है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है कि मेंडल लिखना, मेंडल जीन शब्द की जगह, मेंडल जीन शब्द की जगह, मेंडल जीन शब्द की जगह कारक, या आप इसे फैक्टर भी बोल सकते हो, मेंडल जीन शब्द की जगह कारक का प्रयोग करता था। भाई आनुवंशिकी तो पूरी मेंडल से जुड़ी हुई है ना, तो हम मेंडल के बारे में बताएंगे कि मेंडल जो कौन से वर्ड का यूज करता था। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि यह शब्द जोहानसन ने दिया, जीन डीएनए का टुकड़ा होता है, जीन एक यात्री के रूप में कार्य करता है, मेंडल जीन की जगह कारक शब्द का प्रयोग करता था। ठीक है, अब ये तो हो गया जीन डीएनए का एक टुकड़ा होता है, यानी कि डीएनए में लाखों की संख्या में मतलब जीन उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसी में से ही एक टुकड़ा मान सकते हो जीन, जो लक्षणों को क्या करता है, आगे से आगे परिवहन के रूप में कार्य, मैंने लिखा दिया ना ये पैसेंजर के रूप में, या आप सीधा भी बोल सकते हो कि ये एक परिवहन के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, नोट करो। अब हम आगे लिखेंगे कि जीन का ही एक वर्ड आएगा बीच बीच में, जीनोम। जानते हैं जीनोम क्या होता है। ठीक है, अब देखो ये नोट हो गया, तो जीनोम, पहले तो मैं आपको एक लिखवा देता हूं, जीनोम लिखने के बाद लिख लेना। ठीक है, यह शब्द जॉनसन ने दिया, जोहानसन ने दिया, अगुणित गुणसूत्रों पर, अगुणित गुणसूत्रों पर उपस्थित जीनों की संख्या जीनोम कहलाती है। जीनोम कहलाती है। समझे बात को भाई? क्या होता है कि अगुणित गुणसूत्र होते हैं, उस पर उपस्थित जो जीनों की संख्या होती है वो क्या कहलाती है? जीनोम। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, फिनोटाइप और जीनोटाइप दो वर्ड आएंगे, वो जीन से अलग होंगे कि भाई ये जीन कैसे दर्शाते हैं, उसके बारे में लिखना आप। फिनोटाइप, ठीक है, समलक्षणी बोल सकते हो आप हिंदी में। ठीक है, फिनोटाइप क्या होता है? किसी लक्षणों का बाह्य स्वरूप। भाई जैसे मान लो कोई चीज है, बाहर से हमें कैसे पता चलेगा? जैसे भाई ये टी दे रखा है, ये टी, ठीक है, ये और टी दे दिया और ये टी। अब हमें पता होना चाहिए बाहर से ये दिखने में कौन से लक्षण लेके आते हैं, और जीन विनिमय करते हैं तो इनके कौन से लक्षण आते हैं, उसी आधारित है। ठीक है, देखना। अब एक जीनोटाइप तो हो गया कि लक्षणों का बाह्य स्वरूप देखकर बताना कि ये क्या है। ठीक है, और जीनोटाइप इनके अनुपात भी पूछते हैं। फिनोटाइप एकल में क्या होता है, द्विसंकरण में क्या होता है, वो आगे मैं एकल संकरण और द्विसंकरण पढ़ाऊंगा ना, उसमें आपको अनुपात बताऊंगा। देखो जीनोटाइप में क्या होता है? जीन विनिमय, या ऐसे मत लिखो, आप लिखो कि जीनोटाइप लिख रहे हैं ना, तो जीन के माध्यम से देखना,
जीन का स्वरूप देखना भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये नोट करो। आगे हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में देखना। ठीक है ना, जीनोटाइप और फिनोटाइप हो गया। जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है ये अभी परिभाषा हमने लिख ली है। जैसे भाई उदाहरण में भी देख सकते हो कि एक कोई पुष्प ले लिया और पुष्पों के रंग कौन सा होता है। ठीक है, कौन सा मतलब हम बाहर से तो दर्शा सकते हैं कि ये पुष्पों का रंग, ठीक है, तन्ने की लंबाई, लेकिन जीन विनिमय ये दर्शाता है कि ये पुष्पों के रंग कौन से होते हैं। लाल कलर के पुष्प हैं, पीले कलर के पुष्प हैं, वो दर्शाता है जीन विनिमय। लेकिन हम फिनोटाइप से क्या देख सकते हैं भाई, पेड़ की लंबाई है। ठीक है, पेड़ की लंबाई कितनी बढ़ सकती है वो देख सकते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि पुष्पों का रंग, उसके बारे में बता सकते हैं ना। ठीक है, वही क्या है फिनोटाइप। अब देखना, एक स्टार लगा के आप नीचे लिख लो कि आपके 4 5 7 में ही कवर हो जाएंगे। यहां पर कि सबसे पहले हमने पढ़ा था, लिखो जीन। ठीक है, जीन, जीनोम, जीन, जीनोम, फिनोटाइप, जीनोटाइप, जीनोटाइप, ये शब्द जोहानसन ने क्लियर बात है। अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आप ये नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो छोटी छोटी परिभाषा आएंगी ना वो मैं आपको बीच में बता दूंगा। ठीक है, मैं आपको कम से कम 15 से 20 सेकंड का टाइम दूंगा। आप वीडियो पॉज करके भी नोट साथ साथ में बना सकते हो। ठीक है ना, और जिसको प्रॉपर नोट्स चाहिए, आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर 12th की प्रिपरेशन कर रहे हो या ICAR का एग्जाम, JET का, किसी का भी आप एग्जाम देना चाहते हो ना, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब ये जीनोटाइप शब्द फिनोटाइप हो गया। अब ये कैसे दर्शाते हैं आगे ये भी देख लेंगे। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग डालनी है, वो हम पढ़ेंगे युग्म विकल्पी, जिसे आप एलील भी बोल सकते हो। एलील क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, एलील मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एलील मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एलील होते क्या है, युग्म विकल्पी, या आप युग्म विकल्पी भी बोल सकते हो, युग्म विकल्पी, जिसे एलील शब्द मिलेगा आपको ज्यादातर। एलील समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित, समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित जीनों का समूह एलील कहलाता है। एलील कहलाता है। ठीक है, एलील, थोड़ा राइटिंग पर मत जाना, लेकिन मैं वैसे हर वर्ड है ना जो बोल बोल के आपको लिखवा रहा हूं। एलील 2 प्रकार के हैं। अब कौन कौन से हैं 2 प्रकार के वो भी देख लो आप। ठीक है, एक तो है समयुग्मजी, एक है विषमयुग्मजी। समयुग्मजी और दूसरा है विषमयुग्मजी। विषमयुग्मजी, समयुग्मजी का मतलब है कि समान दिखने वाले युग्मक, समान जोड़ी के लक्षण या समान जोड़ी के दिखने वाले युग्मक। विषम युग्मजी का मतलब अलग अलग लक्षणों का या अलग अलग युग्मकों का दिखना। कैसे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको एग्जांपल ऐसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा। डेफिनेशन पूछेगा तो आप सम युग्मज यानी कि समान होता, विषम का मतलब अलग अलग, आप उसका उदाहरण ध्यान में रखना। ठीक है, मैं आपको इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। देखना, एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो, जैसे भाई ये टीटी है, समान लक्षण ही है ना, इसके भाई साथ में मान लिया स्मॉल टी आ गया तो अलग अलग हो जाएंगे ना। अब देखो आर आर है तो दोनों स्मॉल, कैपिटल, ये दोनों कैपिटल है, यानी कि मतलब समान लक्षण दर्शा रहे हैं दोनों। उसी में ही आप कर सकते हो कैपिटल वाई वाई भी कर सकते हो। और विषम युग्मजी में क्या करना कि अलग अलग लक्षण, कैसे, देखो ये टी हो गया, ठीक है, ये आर आर हो गया, और उसी में भी आप कह सकते हो ये वाई और ये लक्षण आप मतलब कैसे दर्शाते हैं ये पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ही होती है। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, तब तक आप ये नोट करो। ठीक है,
हो गया। एक ही लक्षण का नियंत्रण करना। समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित जीनों का समूह एलील कहलाता है। ठीक है, एलील कहलाता है। और इसी में भी एक पॉइंट लिख लेना कि समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित जीनों का समूह, उसमें लिखा था अगुणित गुणसूत्रों पर उपस्थित जीनों का समूह जीनोम कहलाता है। इसमें एक स्टार लगाकर पॉइंट भी लिख लेना कि ये युग्म विकल्पी एलील होते हैं ना, क्या करते हैं, ये समजात गुणसूत्र के एक ही लक्षण का नियंत्रण करते हैं। कैसे, मैंने ये आपको एग्जाम्पल के दौरान पर भी लिखवाए थे। समजात गुणसूत्र, एक मिनट, समजात गुणसूत्र एक ही लक्षण को नियंत्रित करता है। अब तो हो गए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, ठीक है, आप नोट करो, मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा देता हूं। क्वेश्चन क्या है वो उसके बारे में देखेंगे ताकि हमारा जो डाउट आएगा ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है ये भी पता होना जरूरी है। ठीक है, समयुग्मन विषम युग्मन तो हमने पढ़ लिया और उसके उदाहरण भी मैंने बता दिए। ठीक है, एलील के समान कैसे होते हैं और उसमें भाई एक लक्षण हमें समान दिखना चाहिए, वो भी क्लियर हो गया। अब समयुग्मन विषम युग्मन हो गए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एलील है। क्वेश्चन आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है, उसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट चीज वो पता होनी चाहिए। एक मिनट, कॉल आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन ये है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, निम्न में से एलील हैं, निम्न में से एलील हैं, एलील कौन है, निम्न में से कौन एलील है। ऑप्शन दे रहा हूं, देखना, आपको मैं टाइम भी दे दूंगा कि आप अपने मन में क्या क्या सोच सकते हो, सी और डी। इसके ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये है, यहां पर दो आपको जीनों के समूह दे दिए, ठीक है, यहां लिख लिया टी, यहां टी, ये लिख लिया, ऐसे ही लिख लो आप, एक्स से कर दो, एक्स एक्स, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में आपको मिलेगा ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन ये मिलेगा आपको, अब देखो इनमें से कौन सा सही होगा, सोचो इनमें से कौन सा सही होगा। ये क्वेश्चन है ना, इनमें से कौन सा सही जा सकता है। आप इसकी जगह दूसरे भी ले सकते हो, कोई भी ए बी ले सकते हो, सी डी लेकर देख सकते हो। कैसे, इनका मतलब तात्पर्य समझ में आना चाहिए, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन हो सकता है ये समझो। एलील क्या है, मैंने अभी परिभाषा लिखी, एक ही गुणसूत्र को डिनोट करेगा, ठीक है, अलग अलग को नहीं करेगा। अब बताना है कैसे करेगा एक को। इसमें आप इस मतलब ये दोनों सेम ऑप्शन लगभग लग रहे हैं ना, तो ऐसे कर लो, ये ऑप्शन चला जाएगा। कैसे, ये भाई दोनों समान कर रहे हैं ना, और समान में क्या पूछा, एलील किस समझा, एक ही गुणसूत्र को नियंत्रित करता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, एक परिभाषा आती है संकर ओज, ठीक है। संकर ओज में क्या लिखना है, संकर ओज होता क्या है, मतलब जितने भी कोई संकरण, किसी से संकरण करवाकर एक उच्च संतति की किस्मों को प्राप्त करना, या मतलब कह सकते हैं ना हाइब्रिड किस्म प्राप्त करना, वही क्या होता है, संकर ओज, ठीक है। एक है ये संकर ओज हो गया। एक हेडिंग लगाना आप, पेगिंग या थैलीकरण लिख लो, बेगिंग या थैलीकरण, थैलीकरण, जिसे आप थैली बोलते हो वो थैली नहीं है ना, ठीक है ना। आप तो पता नहीं किस किस को बोलते हो, लेकिन थैलीकरण, थैलीकरण या बेगिंग लिख सकते हो। बेगिंग क्या होता है, इसमें मैं आपको परिभाषा बोल के बता रहा हूं कि भाई कोई भी पुष्प हो रहा है, ठीक है, या फिर पुष्प ही मानो आप,
पुष्प के ऊपर क्या करते हैं, पुष्प जब पुष्प में गुण मतलब वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं ना, जायांग वगैरह अलग अलग, जब पुष्प विकसित होना शुरू हो जाता तो उसमें क्या करते हैं, आप ऊपर एक थैली लगा दी जाती है या टैग के रूप में वो टैग लगा दिया जाता है, जिससे क्या होते हैं कि वो आसानी से परिपक्व हो जाए। ठीक है, वही क्या है, थैलीकरण। 1 मिनट देख रहा हूं मैं वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया थैलीकरण। अब हम बैगिंग है, ये बैगिंग नहीं है, बैगिंग क्या होता है वो मैंने लिखा है, मतलब किसी पुष्प के ऊपर किसी पुष्प को ढक देना, ठीक है, या किसी फ्लोर को ढक देना, क्या कहलाता है, थैलीकरण। ठीक है, या बैगिंग कहते हैं, बैग करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, उस पर चर्चा करेंगे। थैलीकरण तो हो गया। विमपुसन, एक परिभाषा आती है हमारे पास, विमपुसन क्या होता है, स्वपरागणों को हटा देना। क्या होता है, विमपुसन होता है स्वपरागणों को। कैसे स्वपरागणों, मतलब भाई जितने भी स्वपरागण होते हैं ना, उसकी सुरक्षा के लिए द्विलिंगी पुष्प को लगा देना, वही क्या हो गया, इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, मेंडल। ठीक है, मेंडल का जन्म कब हुआ, पहले तो सबसे पहली बात तो है मेंडल का जन्म परिचय जानना। मेंडल का जन्म परिचय क्या है, ये इतनी परिभाषा मैंने 3 परिभाषा बताई ना, एक तो संकरओज क्या होता है, एक थैलीकरण क्या होता है, और ये एक विमपुसन के बारे में। ठीक है, तो संकरओज का मतलब कोई भी एक संकरण के माध्यम से कोई, हम देखते हैं ना हाइब्रिड किस्मों को और कैसे प्राप्त करता है, उसके बारे में। अब भाई मेंडल है तो पौधों के बारे में ही थोड़ा तो जानना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद में हमने पढ़ा था थैलीकरण। थैलीकरण का मतलब क्या होता है, किसी पुष्प को ढक देना ऊपर से। ठीक है, अब तीसरी बात आती है हमारे पास में कि विमपुसन क्या होता है, स्वपरागणों की सुरक्षा के लिए द्विलिंगी पुष्प को हटा देना। ये ऐसे क्वेश्चन मतलब पूछने के चांस कम होते हैं। हम बात करेंगे अब मेंडल के बारे में। मेंडल है क्या, मेंडल, अब इसका जन्म परिचय जानेंगे, उसके बाद में जो मेंडल ने क्या क्या कार्य किए थे, कौन कौन से लक्षण लिए थे, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, मेंडल पढ़ रहे हैं तो मेंडल का जन्म, मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया में हॉजेंड्रिफ, एक प्रांत करके ऐसा ही जगह का नाम है, वहां ऑस्ट्रिया में हुआ। ठीक है, मेंडल ने 1840 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, मेंडल 1847 में पुजारी के रूप में रहे। मेंडल 1848 में उच्च शिक्षा, यहां लिखो विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए वियना विश्वविद्यालय गए। उस शिक्षा के लिए वियना विश्वविद्यालय गए। उसके बाद में मेंडल ने 1856 में मटर के बहुत सारे लक्षणों को यूरोप से इकट्ठे किए। बहुत सारे बीजों को या मिस्टेक हो गई, बहुत सारे बीजों को यूरोप से इकट्ठे किए। क्लियर है?
अब उसके बाद में देखते हैं 1856 से 1863 के मध्य मेंडल ने अपना मटर पर प्रयोग किया था। 1856 से 1863 पर मेंडल ने मटर पर अपना प्रयोग किया था, ठीक है। और उसके बाद में 1884 के अंदर मेंडल की मृत्यु हो गई, ठीक है। 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई, ठीक है। बेस्ट में रोग होने के कारण मेंडल की मृत्यु हो गई। अब ये मेंडल का परिचय हो गया, एक लिख लेना। प्रयोग का जो टाइम था वो था 1856 से 1863 के बीच में, ठीक है ना। उसने मटर के 7 जोड़ी लक्षण लिए थे, 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षण। वो कौन कौन से लक्षण थे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो मेंडल के बारे में अब होता क्या है, मेंडल को जनक क्यों कहते हैं, उसका क्या कारण हो सकता है देखना, ठीक है। मेंडल ने ये प्रयोग किया था, उस टाइम इतने रिसोर्सेस ना होने के कारण उस टाइम मेंडल को पता नहीं था, मेंडल को अपनी जिंदगी में पता नहीं था कि आनुवंशिकी का जनक मैं खुद हूं, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, अब आधुनिक आनुवंशिकी के जनक बेटसन को क्यों कहते हैं, उसका क्या कारण हो सकता है। तो देखो बेटसन ने 1905 के अंदर जो मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे उसके बारे में बेटसन ने बताया था, ठीक है। और बेटसन ने बताया कि मेंडल आनुवंशिकी के जनक हैं, मेंडल ने ये कार्य किए थे। तो उसके बाद में बेटसन ने ये बताने के बाद में मेंडल को तो आनुवंशिकी का जनक कहा और बेटसन को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा। क्लियर बात है। अब देखो हम बात कर रहे हैं मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का चुनाव किया, ठीक है। अब देखो 7 जोड़ी लक्षणों का चुनाव किया, उसमें देखना मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी लक्षणों का प्रयोग किया। मेंडल ने अपना प्रयोग उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम पर किया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मेंडल ने अपना प्रयोग है वो पाइसम सेटाइवम नामक उद्यान मटर पर किया। अब हम बात करते हैं मेंडल ने जो 7 जोड़ी लक्षण लिए थे वो 7 जोड़ी लक्षण कौन कौन से थे, वो इंपॉर्टेंट बात है। 7 जोड़ी लक्षणों का भाई चुनाव तो कर लिया, अब मेंडल के 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षण, ठीक है। मेंडल के 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षण। अब मेंडल के 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षण कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अरे सॉरी, मैं क्या बना रहा हूं, लक्षण बना रहे ना, एक टेबल के रूप में बनाएंगे हम, ठीक है। अब ये टेबल एक साइड लिखना प्रभावी लक्षण कौन से थे और दूसरे टाइप लिख लेना अप्रभावी, ठीक है। डोमिनेंस, ठीक है, और रिसोर्सेस कौन से थे। और यहां पर लक्षण पहला जो लक्षण लिया था वो किसके बारे में लिया था, तो लिखो तन्ने की लंबाई या पादप की लंबाई लिख लो, पादप की लंबाई प्रभावी में तो लंबे पादप, ये मैं समझाऊंगा कैसे लिया कैसे करवाया, एक बार आप टेबल बनाना, ठीक है। पादप की लंबाई लंबे पादप, और अप्रभावी लक्षण में दिखे वो बोने पादप, ठीक है। दूसरा उसने लिया था पुष्प की स्थिति, ठीक है। तीसरा लिया था पुष्प का रंग, चौथा उसने लिया था
फली का आकार, पांचवा लिया था फली का रंग, छठा उसने लिया था वो था बीज का आकार, और सातवां लिया था छठा बीज का आकार, और सातवां लिया था वो था बीज का रंग, बीज का रंग। मेंडल ने ये 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षण लिए थे। एक लिख लेना, मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है, ठीक है। 7 जोड़ी लक्षणों, यहाँ से तो याद ही रह जाएंगे, 7 का डबल करोगे तो 14 हो जाएंगे, क्लियर बात है। लेकिन पूछे जाते हैं कई बार, मटर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, क्रोमोसोम नंबर ऑफ फी, वो होती है 14, ठीक है। अब देखो पादप की लंबाई, लंबे पादप बौने पादप, इसका मतलब यह है कि मेंडल ने ये 7 जोड़ी लक्षण लिए थे, उसने प्रयोग करके बताया था कि इसमें प्रभावी लक्षण कौन से हैं और अप्रभावी लक्षण कौन से हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लिख रहे हैं। जब प्रभावी लक्षण में पादप की लंबाई देखी तो लंबे पादप प्राप्त हुए, और अप्रभावी लक्षणों में उसने देखा तो पादप हुए बौने प्राप्त। अब पुष्प की स्थिति, ठीक है, पुष्प की स्थिति प्रभावी लक्षण में तो थी अक्षीय और उसमें सीमांत, ठीक है ना। पुष्प का रंग, फूल होता है उसका रंग कैसा हुआ उसके बारे में लिया था, ठीक है। तो उसमें जो पुष्प का रंग था वो था बैंगनी, और अप्रभावी में श्वेत या सफेद कह सकते हैं, क्लियर बात है। अब फली का आकार, फली का जब आकार प्रभावी में देखा तो वह फली फूली हुई, फूली हुई फली, और इसमें जो आई थी सिकुड़ी हुई, सिकुड़ी हुई, ठीक है। अब फली का रंग, फली का रंग कैसा हुआ, ठीक है। उस भाई देखो इसमें तो हरा ही होगा, हम देखते हैं ना मटर का पादप तो सबने देखा होगा लगभग, तो उसमें ही पता चल जाएगी कि हाँ मटर का कैसी फली होती है, हरे रंग की फली होती है। और फली जो अप्रभावी लक्षण दिखते हैं वो कैसा होता है, पीला, ठीक है। अब बीज का आकार, बीज का आकार होता है वो होता है गोल, प्रभावी लक्षण में तो, और अप्रभावी में झुर्रीदार, कैसा है, झुर्रीदार। अब देखो बीज का रंग कैसा हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात, बीज का रंग कैसे हुआ, प्रभावी लक्षणों में बीज का रंग कैसे रहा और अप्रभावी लक्षण में बीज का रंग कैसे रहा, देखना, ठीक है। बीज के रंग के बारे में बात करते हैं तो बीज का रंग मतलब नॉर्मल कंडीशन में तो कैसा होता है कि लगभग जो बीज के रंग होते हैं वो कैसे मिलेंगे आपको, पीले ही मिलेंगे, सॉरी नीले, अरे क्या लिख रहा हूं समझ में नहीं आ रहा, और उसमें सफेद, क्लियर बात। अब आप ये टेबल लर्न करो, नहीं टेबल तैयार करो, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, और टेबल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने जोड़ी लक्षण लिए थे। एक तो ये ध्यान रखना 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षण लिए थे, कितने जोड़ी, 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षण। फिर उसके बाद में टेबल है, ठीक है। प्रभावी लक्षण कौन से लिए थे, उसके बाद देखो 7 जोड़ी लक्षण, पादप की लंबाई, लंबे पादप, पुष्प की स्थिति अक्षीय और सीमांत, पुष्प का रंग बैंगनी श्वेत, फली का आकार फूली हुई सिकुड़ी हुई, फली का रंग हरा पीला, बीज का आकार गोल झुर्रीदार और बीज का रंग पीले, अरे सॉरी ये गलत, जो अप्रभावी लक्षण में पहले समांत में हरे बीज दिखाई देंगे, हरे। अब भाई देखो सीधे बीज हम फली खोलकर या पके हुए देखें ना मटर का तो वो पीले बीज दिखेंगे, लेकिन मतलब क्या होता है कभी कभार हम देखते हैं ना कोई कारणवश या किसी मौसम सुटेबल नहीं रहने के कारण जो मटर के बीजों के रंग देखोगे तो आप पके हुए बीज भी आपको हरे रंग के दिखाई देंगे, क्लियर बात है। यही बात है, ये टेबल तैयार हो गई। तो उसके बाद में हम देखेंगे कि मेंडल के लक्षणों में मतलब मेंडल ने मतलब अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप को ही क्यों चुना, दूसरे पादप को क्यों नहीं चुना, ठीक है। और मटर को मतलब मेंडल को आनुवंशिकी जनक कहने की कौन कौन सी सफलता थी, ठीक है, सफलता के क्या क्या कारण थे, और मतलब जब विकसित नहीं होने के मेंडल ने अपने इतने टाइम में अलग उसको पता क्यों नहीं चला कि मैं मतलब मेंडल हूं और आनुवंशिकी का जनक हूं, उसको क्यों नहीं पता चला। ये सारी बातें हैं ना वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे पार्ट 2 जेनेटिक में, ठीक है। तो मेंडल के यहाँ हो गई, उसके बाद में हम पार्ट 2 में जानेंगे। तो मेंडल के बारे में परिचय हो गया और ये टेबल हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही,
ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे साइंस करियर लाइन यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।